कैसे हो आप सभी। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है वो लेकर आए हैं, ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति, जिसमें हम तारों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। क्योंकि पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आकाश गंगा की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में वर्णन कर चुके हैं। और यदि वो पहला वाला पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो कृपया करके वो पार्ट देख ले, क्योंकि वो पार्ट देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना, ज्योग्राफी का। क्योंकि ये ज्योग्राफी है, ये भूगोल है, इसमें कंटिन्यू क्लास देता है उसको समझ में ठीक आती है। क्योंकि बीच में अब जैसे कोई हिस्ट्री वाला का टॉपिक और बीच में छूट जाता है ना, तो भी चल जाता है। क्योंकि जो दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं ना तो समझ में आ जाता है। क्योंकि एक मान लीजिए प्राचीन इतिहास छूट भी जाए और मध्यकालीन इतिहास पढ़ ले, और मध्यकालीन इतिहास के अंदर यदि कोई भी एक राजा छूट जाए और सेकंड राजा को पढ़ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आता है, कम से कम उसके बारे में समझ में आता है। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा सिस्टम नहीं है ना, इसके अंदर हमको कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है। पहला देखते हैं, यानी सौरमंडल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, है ना, हमारा टॉपिक यही चल रहा है, सौरमंडल ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सौरमंडल ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अब इसमें तारों की उत्पत्ति है ना, तारों की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति है ना, इस बारे में हम बात करेंगे। तारों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो हम बात कर चुके हैं कि आकाश गंगाएं, सौरमंडल और तारों की उत्पत्ति होगी वो आकाश गंगा के अंदर होगी। तो सौरमंडल, क्योंकि तारे होते हैं वो सौरमंडल के अंदर ही होते हैं, और पृथ्वी के ऊपर भी हमको दिखाई देते हैं, वो सात को मिल दिखाई देते हैं, वो तारे दिखाई देते हैं ना, वो सौरमंडल में ही है। लेकिन इनका निर्माण आकाश गंगा से माना जाएगा, आकाश गंगा ना, आपको उनकी ठीक प्रकार से समझूंगा। आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, आकाश गंगा है, आकाश गंगा है ना। इसमें क्या सिस्टम होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये आकाश है, ये क्या है, आकाश है ना। अब जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ था, यानी कि 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक गोलेकार आकार के समान था। किस प्रकार का था, एक गोलेकार आकार के समान था। और जब इसका विस्फोट हुआ, है ना, तब ये सारे बिखर गए इधर। मैंने आपको एक हमारी तरफ से एक सिद्धांत बताया था गोबर वाला, जैसे गोबर होता है ना, जैसे गाय का, भैंस का कोई भी गोबर होता है ना, उसके अंदर फटाका बोलते हैं या फिर बम बोलते हैं, वो इसके अंदर बीच में लगाते हैं गोबर के अंदर, और फिर तो इसके ऊपर वो बाट वगैरह होती है, वो थोड़ा छीलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एकदम लगाते हैं तो दूर नहीं जाएगा, जितने में वो फट जाएगा। बाट वगैरह को थोड़ा बहुत छीलते हैं, छीलने के बाद में उस पर वो आग लगाते हैं ना। लगने के बाद में वो लगभग 30-35 सेकंड बाद में वो एकदम विस्फोट होता है। और जब ये विस्फोट होगा तो जो देखना गोबर है ना, सारा तितर बितर होगा, इधर वगैरह सारा बिखर जाएगा, है ना, इधर बिखर जाएगा। और कुछ समय बाद में वो थोड़ा सूखेगा, और सूखने के बाद में आंधी वगैरह आएगी, हवा चलेगी, तो फिर वापस वही जो टुकड़े थे ना वो इधर उधर भटकेंगे, है ना, इधर उधर भटकेंगे, कभी वापस आएंगे, ऐसे भटकेंगे। और इसमें क्या वापस इकट्ठे नहीं होते ना, वो सिस्टम वाला नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब ये के अंदर है, आकाश गंगा के अंदर, इसके अंदर संचलन होने लगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। किस कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ध्यान से देखना, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण किस कारण, इसके अंदर क्या होने लगा, संचलन, यानी कि हलचल मच गई। अब देखिए कोई चीज़ आप जैसे बॉल हो या फिर गुब्बारा हो, है ना, उसको ऊपर उठाएंगे क्योंकि वो वापस नीचे आएगा, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। तो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण है तभी अपनी ओर खींच रही है ना, अन्यथा तो अपनी ओर नहीं खींचती। और इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगा तो धीरे 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 ये अपनी ओर खींचने लगे, है ना। और जब ये खींचे उस टाइम इसे हाइड्रोजन का बादल थे, बड़े बड़े बादल बनने लगे हाइड्रोजन के। किसके थे, हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादल थे। और जब ये धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, जब ये हीलियम में बदलने लगे, इनकी जो बादलों की जो स्थिति थी, इनको क्या कहते हैं, स्टेलर नर्सरी,
ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर। स्टेलर नर्सरी, नर्सरी हाई लेवल का एग्जाम हो उसके बाद ये चीज़ें पूछते हैं ना, नॉर्मल से ऐसे नहीं पूछते। स्टेलर नर्सरी ये चीज़ थी ना, स्टेलर नर्सरी। फिर अब ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बादल थे और ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगे है ना, धीरे धीरे। अब ये नाभिक के संतुलन हो रहा है तो धीरे धीरे ये आपस में मिल रहे हैं ना, यहाँ पर ये मिल रहे हैं, कभी यहाँ पर सारे ये मिल रहे हैं, कभी ये गुरुत्वाकर्षण बाद में हाइड्रोजन के बादल ये आपस में मिल रहे हैं ना, ध्यान से देखना, ये मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, ये मिले हैं ना। जब ये प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को कहते हैं आदि तारा। जो ये तारा होता है ना, इसको कहते हैं आदि तारा, क्योंकि पूर्ण तारा बना नहीं, आदि तारा, आदि तारा। और जब इसके अंदर अब ये जो ये अब ये भी आपस में क्या होने लगा, ये भी होने लगा, ये भी होने लगा, ये भी होने लगा, ये भी होने लगा, वो ये पड़ता आकाश गंगा का केंद्र बिंदु। क्या पड़ता है? आकाश गंगा का केंद्र बिंदु। अब इसके अंदर क्या होगा, ये आपस में टकराएगा, ये भी इधर जाएगा, कभी ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कभी ये इधर आएगा, ये बीच में से भागेगा, ये आपस में टकराएगा, ये टकराएगा, ऐसे घूमते तो टकराते रहते हैं। जब ये टकराएंगे ना तो इसके अंदर हीलियम की प्रवृत्ति पाई जाएगी, है ना। हाइड्रोजन को हीलियम में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? हाइड्रोजन का हीलियम में, हाइड्रोजन का हीलियम में प्रवेश, हीलियम में प्रवेश, है ना। ये प्रक्रिया होती है। और फिर तारा बन गया। अब क्या होगा? अब तारा जब वो बनेगा ना, वो प्रकाशवान हो जाएगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा। तारा प्रकाशवान, प्रकाश एक खगोलीय पिंड है। तारा प्रकाशवान उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है तारा। तारा प्रकाशवान दिखने प्रकाशवान उत्पन्न है, ठीक है, उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है। ये देखता हूँ सही है क्या बात। चल रहा है कैमरा ना, कभी कभार ये क्या बंद हो जाता अपना आप ही। अब देखते हैं ना, तारा प्रकाशवान उत्पन्न करने वाला खगोलीय पिंड है। अब फिर इसके आगे क्या बताऊँ, ये बन गया। अभी जो ये तारा है ना, ये मान लीजिए तारा है, अब धीरे धीरे हाइड्रोजन का हीलियम में बदलेगा। तो इसके अंदर जो अब जो हीलियम में बदलने वाली प्रवृत्ति ये खत्म होगी, क्योंकि तारा संपूर्ण तारा का निर्माण हो गया, धीरे धीरे कम पड़ी। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन बना था, ये संपूर्ण हीलियम इसके केंद्र का ना, करोड़ है ना, जो मेन बिंदु होता है केंद्र तारा का, उसके अंदर हीलियम पूर्ण होता है। हीलियम पूर्ण होता है, वो फिर सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने भी लगता है। फिर आगे प्रवृत्ति ये बनती है, इसके ऊपर ये तारा ना, इसके ऊपर का स्तर, ये भी हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाता है ना, संपूर्ण तरह से हीलियम बदल जाता है, तो इसका कलर कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। आपको कभी लगता होगा रात के अंदर वो तारा लाल दिखाई देता है ना, कभी हम रात में सोते हैं तो हमें वो तारा लाल दिखाई देता है। कभी ऐसा भी तारा होते हैं जो लाल दिखाई देते हैं, और कभी सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो हमको वो तारा लाल दिखाई देता है। कैसा दिखता है? तारा लाल दिखाई देता है। उससे हम उस प्रक्रिया को हम कहते हैं लाल दानव तारा, है ना। क्या कहते हैं? लाल दानव तारा, लाल दानव तारा, लाल दानव तारा। और जब इसका द्रव्यमान है ना, इसका द्रव्यमान सूर्य से कम या सूर्य के बराबर, सूर्य से कम या सूर्य के बराबर, सूर्य के बराबर या फिर 1.44 सौर ऊर्जा, सौर द्रव्यमान ना, सौर द्रव्यमान जिसे हम चंद्रशेखर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं?
चंद्रशेखर रेखा, चंद्रशेखर रेखा, ये क्या है? चंद्रशेखर नाम के एक व्यक्ति थे जो मूल भारतीय थे और खगोलीय शास्त्रीय यानी मतलब खगोलीय भौतिक, अमेरिका का जो खगोलीय भौतिक जो मतलब कि वैज्ञानिक बने थे अमेरिका के अंदर, और उनको 1983 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था 1983 में। W.A. फाउलर के साथ, किसके साथ मतलब W.A. फाउलर के साथ, W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार है ना। W.A. फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। और चंद्रशेखर है ना, जिसे हम चंद्रशेखर शर्मा कहते हैं, उन्होंने मतलब सौर द्रव्यमान है ना, जो तारों के द्रव्यमान के बारे में बता दिएगा। इनकी जो इन सीमा से ये जो अलग मतलब अधिक होता है तो वो सौर मतलब कि वो तारा जो द्रव्यमान होता है उससे वो अधिक हो जाता है, यानी सूर्य की द्रव्यमान से अधिक होने पर उसे वो तारा मतलब कि श्वेत वामन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत वामन। सौर द्रव्यमान से यदि अलग होता है वो क्या कहलाता है? श्वेत द्रव्यमान, श्वेत वामन, द्रव्यमान है श्वेत वामन है ना, श्वेत वामन। अब इसके आगे देखते हैं ना, और श्वेत वामन कैसे बनता है? क्योंकि सूर्य, अब मैंने बता दिया कम होता है ना। अब सूर्य है ना, सूर्य के जिसका मतलब कि तारा का द्रव्यमान, अब ये तारा है ना, ये तारा, इसका द्रव्यमान सूर्य से कम है या सूर्य के बराबर है, तब वो श्वेत वामन कहलाएगा, नहीं लाल दानव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाल दानव। भूल जाते कभी, भूल जाता है, लाल दानव। यदि कम है, कम या बराबर है तो वो लाल दानव कहलाएगा। और यदि अधिक है इसका द्रव्यमान, किसका? तारे का, तो वो क्या कहलाएगा? श्वेत वामन या काला वामन। सॉरी, ऐसा नहीं है। और जो ये तो लाल दानव हो गया कब? तारा जब इसका संपूर्ण बनता है, ऊपर जो कोर होता है ना, ये कोर है ना, ये कोर जब बनती है ना, जब वो लाल दानव होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन तब वो संपूर्ण हीलियम बदल जाता ना, तब इसको हम लाल दानव कहते हैं। और इसका द्रव्यमान सूर्य से बराबर है या सूर्य से कम है, तब इसको क्या कहेंगे? श्वेत वामन कहेंगे। ये देखिए, यदि इससे कम है, यदि इसे बराबर है, यदि कम है, तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? श्वेत वामन या काला वामन। ओके, ऐसे है ना। तो मैंने पहले सही बताया, श्वेत वामन, वामन, काला वामन, काला वामन। यानी तारा का द्रव्यमान सूर्य के बराबर या कम है, उसे हम श्वेत वामन या काला वामन कहेंगे। और हाइड्रोजन का जब संपूर्ण ऊपरी कोर हीलियम में बदल जाता है तो वो लाल दानव होता है। क्या होता है? लाल दानव। और बीच के अंदर गड़बड़ हो गया। अब यदि सूर्य का द्रव्यमान, तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक है, यानी इसका द्रव्यमान सूर्य से अधिक है ना, तब उसके अंदर क्या होगा? वो कोई नहीं तो लाल कहलाएगा, नहीं श्वेत कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाएगा, उसके अंदर डायरेक्ट विस्फोट हो जाएगा, है ना। मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, इधर देखिए, ये बॉल है ना। अब ये क्या है? तारा है। अब इसके अंदर द्रव्यमान है वो सूर्य से अधिक है। क्या है? सूर्य से अधिक है। तब इसके अंदर क्या मतलब कि गैस उत्पन्न होगा, बड़ी लेवल पर गैस उत्पन्न होगा, और इसके अंदर विस्फोट होगा, एकदम विस्फोट हो जाएगा। इसका द्रव्यमान अधिक होगा, द्रव्यमान अधिक होगा, इसके अंदर विस्फोट होगा, तो एकदम यहाँ पर एक छेद हो जाएगा और गैस एकदम हलचल मचेगी और गैस मतलब कि ये फूट जाएगा। फूटेगा तो एक बीच के अंदर जगह होगी, खाली जगह होगी, यहाँ पर खाली जगह होगी ना, तो इसके अंदर जो एक छेद बन जाएगा जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। फिर उस बाद इस तारे को कहेंगे न्यूट्रॉन तारा। क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। इस तारे को विस्फोट के बाद, विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन तारा। और इसी के अंदर जब ये छेद होगा ना, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर छेद होगा ना, इसे कहेंगे हम ब्लैक होल। क्या कहेंगे? ब्लैक होल। ब्लैक होल, है ना। अब दूसरा आता कृष्ण वियर। ये न्यूट्रॉन तारा हो गया कृष्ण वियर। कृष्ण वियर
ये क्या होता है? ये सूर्य के नज़दीक पाया जाता है। कृष्ण ये सूर्य के नज़दीक होता है। कैसे होता है? क्योंकि हम नई चीज़ को दूरबीन से देख सकते हैं। जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो इस तारे को हम नहीं तो दूरबीन से देख सकते हैं, और नहीं इसके पास तक कोई भी चीज़ यानी कोई भी ग्रह वगैरह गुजर सकता है। इसके पास से गुजर ही नहीं, क्योंकि ये सूर्य से नज़दीक होता है। इसके पास से कोई कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी ग्रह नहीं गुजर सकता या कोई भी वस्तु इसके पास से नहीं गुजर सकती। और ये कब दिखता है? जब ये अपने जो स्थान से यानी प्रकाश का स्थान विचलित होता है, थोड़ा सा अलग होता है, तब ये दिखाई देता है कृष्ण वियर। और इसका कृष्ण वियर का निर्माण कब होता है? जब न्यूट्रॉन तारा की मृत्यु होती है। न्यूट्रॉन तारा की मृत्यु तक मतलब है कि न्यूट्रॉन तारा के अंदर द्रव्यमान है ना, वो एक जगह स्थगित हो जाता है द्रव्यमान। अब इसके अंदर द्रव्यमान है ना सारा का सारा, यानी कि हीलियम है ना, द्रव्यमान एक जगह स्थगित हो जाता है। एक जगह एक जगह स्थापित होगा ना द्रव्यमान, तो फिर ये क्या बन जाएगा? कृष्ण वियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्ण वियर। फिर आगे देखते हैं। और दूसरी बात, यदि सूर्य की जो सूर्य का जो द्रव्यमान है ना, जो इस तारे का द्रव्यमान है सूर्य से 3 गुना अधिक है। कितना? 3 गुना अधिक है। 3 गुना अधिक होता है वो डायरेक्ट कृष्ण वियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कृष्ण वियर बन जाएगा डायरेक्ट। 3 गुना अधिक है तो 3 गुना अधिक है तो क्या बन जाएगा? कृष्ण वियर। तो कृष्ण वियर, कृष्ण वियर, ये भी कृष्ण वियर। अब आगे आता है नक्षत्र। नक्षत्र है ना, देखो नक्षत्र। नक्षत्र, अभी नक्षत्र क्या होते हैं? हमारे जो नक्षत्र की संख्या 27 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 27। पानी के लिए प्यास लगती है ना, फिर वो बोलने में तकलीफ होती है। नक्षत्र इनकी संख्या कितनी बताई गई? 27। और भारतीय जो पुरातात्विक जो मतलब इतिहासकार है या जो हमारे जो परंपरा के अनुसार जो बताते हैं इनकी संख्या 28 बताते हैं। कितनी बताते हैं? 28। और 28वां जो नक्षत्र बताते हैं उसे वो बताते हैं अभिजीत। अभिजीत क्या बनाते हैं? अभिजीत था। तो वो अभिजीत नक्षत्र एक और है, और इसमें 9 महत्वपूर्ण नक्षत्र है। कितने? 9 है। पहला चित्रा, ठीक है ना, पहला कौन सा? चित्रा। दूसरा हस्त। तीसरा विशाखा। चौथा श्रवण। 5वां श्रवण हो गया। धनिष्ठा, धनिष्ठा। छठा मग्गा। 7वां आर्धा। आर्धा है ना, आर्धा। आर्धा, आर्धा होना चाहिए, आर्धा, आर्धा। और फिर आर्धा हो गया। फिर अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा। और एक है रोहिणी। रोहिणी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना पूरा। आर्धा, अनुराधा, अनुराधा और अनुराधा। ये क्या लिख दिया? ये लिखने की जरूरत नहीं है। अनुराधा, रोहिणी, ये 9 नक्षत्र है। और जो नक्षत्र का मेन स्थान होता है ना, नक्षत्र, नक्षत्र के मध्य, नक्षत्र के भूमध्य, भूमध्य से 2 बार नक्षत्र भूमि से 2 बार गुजरने पर
यानी एक बार गई और एक बार वापस गई, तो उसके जो बीच का समय है गुजरने पर उसके मध्य का समय 23 घंटा 56 मिनट 23 घंटा 56 मिनट, जिसे हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। हो गई कंप्लीट। अब आता है तारामंडल, है ना। तारामंडल क्या होता है? ताराओं का समूह, जो खूबसूरत तारे होते हैं, जो उसका जो ताराओं का मंडल होते हैं, समूह होते हैं, उसे हम तारामंडल कहते हैं। और IAU के अनुसार तारामंडल की संख्या कितनी बताएगी? इंटरनेशनल एसोसिएशन सिस्टम है ना, उसके अंदर तारामंडल की संख्या कितनी बनाएगी? 88 बताएगी तारामंडल की संख्या। यानी कि भाई हम ब्रह्मांड के अंदर तारामंडल कितने हैं? 88 तारामंडल है ना। तारामंडल हो गए। अब बता ध्रुवीय तारा क्या होता है? ध्रुवीय तारा, अब जो जो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, जो ध्रुव पर जो दिखाई देता है तारा, उसे हम ध्रुवीय तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। एक मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन तारा ना, न्यूट्रॉन तारा। जब वो न्यूट्रॉन तारा होता है उसको एक पल्सर के भी नाम बताते हैं। न्यूट्रॉन तारा बताया था मैंने ना, ये बताया न्यूट्रॉन। आपने पीछे लिखा था ना, उसके आगे लिखा न्यूट्रॉन तारा को पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारा को पल्सर तारा भी कहते हैं। पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहा जाता है। पल्सर तारा या पल्सर कहा जाता है। पल्सर कहा जाता है। अब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवीय तारा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवीय तारा को ध्रुवीय तारा कहते हैं। ध्रुवीय तारा हो गए कंप्लीट। अब ये तो हो गए हमारे तारा मंडल की, ताराओं की उत्पत्ति और इसका अंत किस प्रकार होगा, हमने कर दिया कंप्लीट। और अब है सौर मंडल की उत्पत्ति, जिसमें हमारा पृथ्वी आएगी और अन्य ग्रह आएंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम वर्णन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत ही परिणाम रंग लाती है। क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, तब तक मेहनत हमारा रंग परिणाम नहीं लाएंगे। क्योंकि ज़िंदगी है वो 15 साल से 25 साल जितनी बननी है ना, उतनी बन जाती है। कितनी? 15 साल से 25 साल के बीच में। इसके बाद में यदि ज़िंदगी की बिगड़नी है ना, कि व्यक्ति का जो जीवन खराब होना है, उसका चरित्रहीन होना है, चरित्र पर दाग लगना है, तो 15 से 25 साल के बीच में लग सकता है ना। वो अपने परिवार से अलग होएगा, यानी परिवार का कहना से बाहर हो जाएगा, तो 15 साल से 25 साल के बीच में हो सकता है। यदि इसके बीच में वो सुधर गया, यानी अपना आप में काबिलियत बन गया, और इसके बीच में यदि अपने ऐश आराम है, जो खुशी है ना, जो घूमना फिरना है, दोस्तों के साथ में रहना है, शराब पीना है, गुटखा खाना है, सिगरेट का यूज करना है ना, सिगरेट पीनी है, जब ये चीज़ें करेंगे तो 15 साल 25 साल के बीच में कर सकता है। इसके बाद में नहीं कर सकता। यदि इसके बीच में सुधर गया तो ठीक है ना, इसके बीच में सुधर गया तो ठीक है, नहीं जब बिगड़ गया तो 25 साल के बाद में वो सिर पर हाथ रखेगा और बोलेगा यार खास में कुछ पढ़ लेता ठीक रहता। क्या बोलेगा? खास में पढ़ लेता तो ठीक रहता। ये हालात होंगे, क्योंकि इसका परिणाम 25 साल से उम्र वाले शराब पीते हैं, घूमते हैं, आवारा घूमते हैं, उसको पूरा, क्योंकि गुंडागर्दी इनसे भी बढ़ती है ना देश के बीच के अंदर। तो ठीक आगे तो नहीं सुधरते हैं, जिसके अंदर एक गलत रास्ता पकड़ता है, गलत रास्ता पकड़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ना हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से हमारा रास्ता, अगर हमारा लक्ष्य का प्राप्त है, वो पढ़ने से लक्ष्य हमारी प्राप्ति होगी, है ना। धन्यवाद, थैंक यू।